गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो एपिडेमियोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब मेनली क्या होता है कि साइंटिफिक स्टडी, अगर साइंटिफिकली हम किसी बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो किस पैटर्न से फैल रहा है और उसको हम उस बीमारी को कैसे कंट्रोल करें। तो ये पूरा साइंटिफिक स्टडी जो हम कर रहे हैं उसको ही हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। अगर वर्ड पे जाए, लिटरली मीनिंग पे जाए एपिडेमियोलॉजी का, तो एपी एक एपिडेमियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। तो एपी का मतलब होता है एमंग और डिमोस का मतलब होता है पीपल। पीपल के आसपास जो भी हो रहा है उसके स्टडी को एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। पहले पहले स्टार्टिंग में इनिशियली क्या था कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एपिडेमिक से काउज होने वाले डिजीज को ही हम पढ़ते थे। एपिडेमिक मतलब सडन आउटब्रस्ट कोई बीमारी का हो रहा है एक खास रीजन में, तो उसको एपिडेमिक बोलते थे। तो उस वैसा एक कोई बीमारी के बारे में अगर पढ़ा जा रहा था तो उसको एपिडेमियोलॉजी बोल रहा था। बट अभी नाउ ये बहुत ज्यादा वास्ट एक एरिया बन गया है जिसमें हर तरह के कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल जितनी तरह की डिजीज हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं, और इसको पढ़ने वाले साइंटिस्ट को हम लोग एपिडेमियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, तो मेनली एपिडेमियोलॉजी क्या है, कोई भी बीमारी हो रहा है वो किस पैटर्न में फैल रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें, इसको पढ़ने को ही हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोल रहे हैं। अब इसके यूजेस क्या है, क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ी। तो हम कोई भी चीज जरूरत के लिए ही करते हैं, ऑब्वियस, नहीं तो कौन पढ़ना चाहेगा। तो अब यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी क्यों पढ़ेंगे, तो जैसे अभी इनिशियल सिनेरियो थोड़े दिन पहले काफी आउटब्रस्ट था कोरोना का। तो कोरोना को स्टडी किया होगा किन्हीं ने, कोई एक पढ़े होंगे तो पता चला कि अच्छा ये वायरल डिजीज है। तो वायरल डिजीज है तो उसको क्या क्या वैक्सीन के थ्रू कंट्रोल करना है। कैसे फैल रहा है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा था, इसीलिए आदमी को एडवाइस दिया गया कि मिनिमम डिस्टेंस बना के चले, एक दूसरे के साथ आइसोलेटेड रहे, तो दूर दूर रहे, इस टाइप की बहुत सारी बातें आई थी। तो किसी कोई ना कोई इसको पढ़ा जरूर होगा, इसीलिए ये चीज आए। तो वहां पे जो स्टडी किया होगा कोरोना का, एक साइंटिफिक स्टडी किया होगा किस पैटर्न में फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, फिर इसको हम कैसे कंट्रोल करें, तो फिर जाके वैक्सीन बना। तो ये पूरा चीज को ही हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। अब हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या क्या ये इसका यूजफुल क्या है, क्यों ये चाहिए हमको अपने जिंदगी में। तो फर्स्ट जो यूजेस है वो क्या है कि कोई भी बीमारी हो रही है, कुछ भी नया नया करना है या हेल्थ सर्विसेज में और बेहतरीन बनाना है, तो उसमें ये मदद करता है। अभी कोविड के बारे में अगर कोई पढ़ा नहीं होता कि कैसे एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग नहीं पढ़े होते, किस टाइप में फैल रहे हैं, किस पैटर्न में फैल रहे हैं, कैसे इसको कंट्रोल करे, तो आधी जनसंख्या वैसे ही मर गई होती हमारी। तो ये क्या करता है कि कोई भी हमारी हेल्थ सर्विसेज को इवैल्यूएट करता है, उसको बेहतर बनाता है। कोई भी बीमारी फैल रहा है तो उसको तेजी के साथ फैल रहा है तो उसको किस टाइप से कंट्रोल किया जाए ये बताता है। उसके बाद हमारे जो रिसोर्सेज है उसको एस्टिमेट करता है। ऐसा नहीं कि खर्चा हुए जा रहा है हुए जा रहा है, तो पैटर्न फॉलो करके क्या कर सकते हैं, उस चीज को बचा सकते हैं। बीमारी किस काउज की वजह से हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है। अब जैसे कोरोना वाली मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो कोविड क्या चीज से हो रहा है, वायरस के कारण हो रहा है, तो वो आइडेंटिफाई किया हाँ ये वायरल डिजीज है, एंटीबायोटिक्स खा के कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई वैक्सीन लाना पड़ेगा। उसके बाद सिंड्रोम्स, अब जैसे कि आप जान रहे हैं मलेरिया है, टाइफाइड है, तो इसके जो सिंड्रोम्स हैं, अब वो कैसे पता चलेगा कि दोनों अलग अलग बीमारियां, मलेरिया अलग है, दोनों में हाई फीवर है। तो आपको पता चला कि टाइफाइड में सिर्फ हाई फीवर है, बट मलेरिया में एपिसोड्स है, ठंड है, चिल्स भी आ रहे हैं, स्वेटिंग फेज भी आ रहा है और काफी हॉट फेज भी आ रहा है। तो वहां पे एपिसोड्स में हो रहा है, बट इसके जो सिम्टम्स आप जा रहे हैं टाइफाइड में, उसमें हाई फीवर है, कंटिन्यूस हाई फीवर है, वहां पे फिर ठंड नहीं लगती, वहां पे फिर पसीना नहीं आता। तो वो सिंड्रोम्स किसके किसके क्या लक्षण है ये आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद रिस्क को, जो भी रिस्क फैक्टर है उसको एस्टिमेट करता है, उसको कम बनाता है, उसको लिमिट करता है, डिसेबिलिटीज को लिमिट्स करता है। तो ये सब काम है हमारे एपिडेमियोलॉजी के। अब एपिडेमियोलॉजी हम लोग कैसे जांच कर सकते हैं, तो फर्स्ट मॉर्टेलिटी रेट से। मॉर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर। तो अब वो मृत्यु दर कैसा हो सकता है, क्रूड मृत्यु दर भी हो सकता है। क्रूड कहने का मतलब है टोटल,
टोटल जितने भी टोटल नंबर ऑफ डेथ आए, कोई भी रीजन से हुआ हो, कोरोना से हुआ हो, टाइफाइड से हुआ हो, कोई भी रीजन से हुआ हो, इसमें कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक सेक्स भी नहीं है, तो उसको हम लोग क्रूड डेथ रेट बोलते हैं। या फिर कोई स्पेसिफिक हो सकता है, कोई खास बीमारी की वजह से लोग मरे होंगे या किसी खास वर्ग के लोग मरे होंगे, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक में करते हैं। तो इसी टाइप से बहुत 2-3 है, जैसे केस फैटेलिटी रेशियो है या प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेशियो है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। तो केस फैटेलिटी रेशियो में क्या होता है, कोई एक खास केस की हम जिक्र करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोविड है, तो कोविड में कितने मरे लोग और कितने को हुआ, इसके प्रोपोर्शनल हम निकालते हैं। और प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट में हम लोग क्या करते हैं कि उस एक खास बीमारी से कितने लोग मरे, टोटल कितना नंबर ऑफ बीमारी है, उसमें डिवाइड करके इंटू करते हैं 100 से। तो ये हमारा मोर्टेलिटी रेट के थ्रू मेजर करते हैं। दूसरा हमारा है मॉर्बिडिटी रेट, मतलब कितने लोग उस वक्त में मॉर्बिड है, मतलब बेड रेस्ट पे हैं, तो उसको हम लोग मॉर्बिडिटी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये डिजीज कंडीशंस में है, ये लोग ना ठीक हुए हैं ना मरे हैं, अगर डिजीज कंडीशंस में है, इनकी वर्क पोटेंशियल अभी 0 है, कोई काम नहीं कर रहे। मॉर्बिडिटी में भी 2 तरह का रहता है, एक इंसिडेंट रेट है, दूसरा प्रिवेलेंस रेट है। तो जो इंसिडेंट रेट है वो क्या होता है कि कोई भी नया बीमारी अगर आया है, इनिशियली नया बीमारी कोई पर्टिकुलर जगह पे आया है, जैसे हमारे देश में थोड़े दिन पहले कोविड हुआ, नया था हमारे देश के लिए, तो वो ये मेनली कैलकुलेट होता है कि एक्टिव डिजीज के लिए या शॉर्ट ड्यूरेशन टाइप ऑफ डिजीज के लिए तुरंत में हुआ और खत्म हुआ इस टाइप की बीमारी से। रिफरेंस रेट क्या होता है कि कोई भी नया के लिए भी होगा या पुराना के भी लिए होगा, वो हो सकता है बीमारी फिर से अकर हो रहा होगा या कोई नया बीमारी हुआ, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, ये मेनली क्रॉनिक डिजीज के लिए है, जिसके सिम्टम्स देर से आते हैं और काफी लंबा समय तक चलने वाला बीमारी है, उसके लिए हम लोग प्रिवलेंस रेट निकालते हैं। और जो एक्यूट डिजीज है उसके लिए हम लोग इंसिडेंट रेट निकालते हैं। अब जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो कैसे निकालते हैं कि किस पैटर्न में बीमारी फैल रहा है या क्या क्या रिस्क फैक्टर है, तो उसके लिए 2-3 तरह के इनके पास डेटा होता है। तो फर्स्ट डेटा जो रहता है वो है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव मतलब ऑल डिटेल्स, वो टोटल डिटेल्स पढ़ते हैं उस एक बीमारी का। तो अब इस डिटेल्स पढ़ने में इनको क्या क्या चाहिए, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो वो बीमारी के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो खास बीमारी है ये पूरे साल चलता है या एक पर्टिकुलर टाइम पे चलता है। हो सकता है कि मान लीजिए किन्हीं का फूड पॉइजनिंग का टाइमिंग है, तो वो स्टडी कर रहे हैं कि कोई खास पीरियड में है या मानसून वाले सीजन में है या फिर ऑल थ्रू आउट पूरा 24 12 महीना है ये। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं किस एक ड्यूरेशन में हो रहा है। मान लीजिए अगर कोई एक खास ड्यूरेशन में कोई एक बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, तो हो सकता है अगले साल सरकार उस पर कुछ पाबंदियां लगा दे। पाबंदियां लगाने का मतलब है कि बीमारी पे कोई पाबंदियां नहीं लगा सकते हैं, बट वहां पे कुछ वैसे कदम उठा सकते हैं जिससे वो बीमारी कंट्रोल में रहे। पहले से वहां का सैनिटेशन प्रॉपर कर देंगे, फूड प्रॉपर कर देंगे, या वाटर का जो भी चीज है वो प्रॉपर कर देंगे, तो फूड पॉइजनिंग कम हो जाएगा। दूसरा है प्लेस। प्लेस कहने का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कोई खास जगह पे वो बीमारी ज्यादा हो रही है, कहीं कहीं आपको पता होगा कि वो मलेरिया स्पेसिफिक प्लेस है, वहां बहुत मच्छर है, तो पहले से उसको प्रिकॉशंस लेके भेजा जाएगा। तो वो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि ऐसा है क्या कोई खास जगह पे ये बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे कोविड मुंबई महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हुआ, क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरिया है, बट वही ट्राइबल एरिया में कम हुआ, लोग दूर दूर रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छा है, तो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं कोई खास जगह पे वो बीमारी बार बार हो रही है। या पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि कोई एक आदमी खास ग्रुप को जो ज्यादा तो नहीं हो रहा है, या वुमेन्स को ज्यादा अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, या बच्चों को ज्यादा इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, तो वो पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। दूसरा है एनालिटिकल। एनालिटिकल्स में क्या पढ़ते हैं, एडवांस टाइप का है, तो इसमें मैसनरीज का यूज करते हैं। पहले तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी किया, पूरा डिटेल्स वातावरण को लिया, टाइम को लिया, आदमी को लिया। अब एनालिटिकल में क्या करते हैं, स्पेसिफिक डिजाइन टूल्स को यूज करते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीन्स को यूज करके पढ़ेंगे। वायरस है तो वायरस को
फैमिली को देखा गया तो पता चला अच्छा सार्स वाला वायरस है, कोविड वाला, उससे रिलेटेड वायरस है, तो उस टाइप का वैक्सीन बनाया। तो अब ये स्टडी कहाँ किया, कहाँ हमारे नेकेड आइज से तो दिखा नहीं कि हाँ ये वायरस किस कैटेगरी का है, तो उसको स्टडी किया होगा किसी टूल्स पे, किसी माइक्रोस्कोप पे, किसी एडवांस माइक्रोस्कोप पे, या उस टाइप के किसी मशीन्स पे। तो ये इस टाइप का जो एडवांस एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं कोई टूल्स को लेके, कोई बड़े औजार को लेके, तो उसको हम लोग एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। नाउ थर्ड पार्ट जो है वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी क्या करता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट कैसे करें, जैसे ड्रग टेस्टिंग हुआ तो डायरेक्ट ह्यूमंस पे तो नहीं कर सकते, तो वो ड्रग टेस्टिंग किस पे कहते हैं, स्मॉल एनिमल्स पे। सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में जाता है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स किस पे जाएगा, डायरेक्ट ह्यूमन पे तो नहीं आएगा। इनिशियली पहले वो किसी स्मॉल एनिमल पे होगा, मे बी राइस, रैट्स और माइस वगैरह वगैरह पे होगा, गिनी पिग। तो उन पे जो भी स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा इस पे ठीक काम कर रहा है, तो फिर बड़े को लेते हैं हम लोग। उसके बाद वो फेज 1 2 3 आपने पढ़ा होगा क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, तो वहां पे तय करते हैं। तो ये जो स्टडी करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल बना है, पता चला कि एक खास मॉलिक्यूल से आदमी ठीक हो सकता है, कोई एक जिन के बारे में मान लिया खास किया, तो उसको डॉकिंग किया होगा, मॉलिकुलर डॉकिंग किया होगा, तो डॉकिंग कहाँ किया होगा, तो मेसेंस पे किया होगा, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में वो खास केमिकल्स बनाया होगा। लेकिन अब वो खास केमिकल हमारे बॉडी पे कैसे असर करेगा ये डायरेक्ट हम खुद पे नहीं टेस्ट कर सकते, तो स्मॉल एनिमल पे आया तो वो उसको बोले हम लोग एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। अब उस एनिमल पे हम लोग स्टडी किए पहले, तो उसको लगा कि हाँ ठीक काम कर रहा है, फिर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में उसको भेजते हैं ह्यूमंस पे, फिर एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के तहत उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको ही हम लोग एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी बोले। तो ईयर 20 के अनुसार सोशल फार्मेसी में आपको एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत इतना ही पढ़ना है, प्लस कुछ एक वर्ड्स हैं जिसके आपको मीनिंग पढ़ने हैं, जैसे इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस क्या होता है, ये सभी को पता है। इन्फेक्शंस क्या होता है कि जब कोई आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्टियस एजेंट आ जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि जनरली वो कॉलोनी बना लेता है, तो उसको ही हम लोग इन्फेक्टियस एजेंट जब भी आपके बॉडी में आया, कुछ एक अलग चीज किया आपके बॉडी से डिवॉइड होके, तो उसको ही हम लोग इन्फेक्शंस बोलते हैं। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड, कोई भी डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में आया और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स जब तक दिखाता है, तो उसको दिखाने से ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट में आपके अंदर गया और इंस्टेंट में सिम्टम्स दिखा दिया, ऐसा नहीं होता। कि मान लीजिए चिकन पॉक्स वाला वेरिला जोस्टर वायरस हमारे अंदर गया और इंस्टेंट में बड़ा बड़ा रसेज आ गया, नहीं, उसको थोड़ा टाइम चाहिए आपके बॉडी के अंदर इंक्यूबेट करने के लिए, जन्म खुद को बॉडी के अनुकूल बनने के लिए। वो जो समय है जब वो अंदर गया उसके बाद फर्स्ट सिम्टम्स दिखाया, तो उतना का जो पीरियड इंटरवल है उसको ही हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद है आइसोलेशन। अभी आइसोलेशन का मीनिंग सभी लोग अच्छे से जान रहे होंगे। आइसोलेशन का मतलब क्या था कि जब जैसे कोविड में आया तो लोग आइसोलेशन में चले गए, मतलब उसको एक किनारा कर दिया गया, अलग रूम रहने को दिया गया, तो जो अलग होके रहे का हट के रहे उसको ही हम लोग आइसोलेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद है कॉन्टामिनेशंस। तो कॉन्टामिनेशंस क्या है कि कोई भी चीज का कॉन्टामिनेशन हो सकता है, जैसे मिल्क हो गया, दूध, कोई फूड आर्टिकल्स हो गया, उसमें अगर इन्फेक्टियस एजेंट मिल गया तो वो कॉन्टामिनेटेड हो गया, वो संक्रमित हो गया। उसके बाद है कॉन्टेजियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज। दोनों एक तरह का ही लगभग है, बट कॉन्टेजियस डिजीज में क्या है मेन स्पेसिफिक, वो कॉन्टैक्ट से होता है। कॉन्टेजियस कॉन्टैक्ट से, कोई टच से होगा, आदमी के एकदम डायरेक्ट टच से होगा। बट कम्युनिकेबल डिजीज क्या हो सकता है, मे बी ड्यू टू कॉन्टैक्ट, और इनडायरेक्टली भी हो सकता है विदाउट कॉन्टैक्ट। कैसे, तो इनडायरेक्टली मोड ऑफ कम्युनिकेशंस आपने पढ़ा होगा। तो इनडायरेक्ट मतलब फूड के द्वारा हो जाए, वाटर के द्वारा हो जाए, या कोई फोमाइट्स के द्वारा हो जाए, क्लोथ्स के द्वारा हो जाए, इनडायरेक्टली जो हो रहा है। तो डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली जो भी चीज आ रही है वो कम्युनिकेबल में आ रही है, सिर्फ कॉन्टैक्ट से हो रहा है। जैसे लेप्रोसी है तो सिर्फ कॉन्टैक्ट से हो रहा है, तो वो हमारा कॉन्टेजियस डिजीज है। उसके बाद है एपिडेमिक। एपिडेमिक वर्ड अभी अभी हमने बहुत पढ़ा होगा। तो एपिडेमिक क्या है कि, और पैंडेमिक। तो एपिडेमिक क्या है कि कोई एक खास जगह पे होता है वो बीमारी, जैसे कि कोविड हुआ,
कोविड हुआ, तो कोविड कहाँ से स्टार्ट हुआ? चाइना से। तो चाइना के लिए ये एपिडेमिक है, लेकिन अचानक आउटब्रेस्ट हुआ, तो आउटब्रेस्ट हुआ कोई भी डिजीज का एक खास जोग्राफिकल एरिया में, उसको हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं, और बहुत सारे आदमी को इफेक्ट करता है ये। सेम चीज पेंडेमिक क्या है? यही एपिडेमिक अगर पूरा ग्लोबली फैल जाए तो उसको हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं। ओके, उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे जा रहा है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बीमारी के लिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है या फिर एपिडेमियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो एक आदमी से दूसरे में जो फैल रहा है जिस भी वाया मीडिया से, उसको हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं। उसके बाद आया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो वैसे बीमारियां जो एक दूसरे के साथ रह के भी नहीं फैलता, कोई कम्युनिकेट होके नहीं फैलता, मे बी जेनेटिकल फैले या कोई माइक्रोब्स के साथ फैले या आपके तमाम दिनचर्या, खराब दिनचर्या के फैले, उसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं फैल सकता। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, डायबिटीज में भी जेनेटिकली हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ फैलता हो। ओके, तो ये सब कुछ टर्म्स थे, मे बी ये शॉर्ट टर्म्स है तो 1 नंबर 2 नंबर में आ जाए, तो इतना ही आपको एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना था। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम लोग दूसरा कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू।